हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTUGC नेट JRF 2022 एंड वी आर प्रिपेयरिंग पेपर 2 HRM एंड लेबर वेलफेयर। राइट, सो लेबर वेलफेयर से हम ढेर सारे इंपॉर्टेंट MCQs लेकर के आए हैं आपके लिए। मैंने जो प्रीवियस सेशंस लिए थे आपको आपके लिए लिए थे यूट्यूब पर। यूट्यूब पे हमने काफ़ी सारे MCQs किए हैं, जो कि 100 MCQs की मैं सीरीज लेकर के आई हूँ, जिनमें से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं अब तक। एंड अपकमिंग जो भी सेशंस होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और आज के सेशन में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। राइट, सो हम स्क्रीन पर देखेंगे, ये सारे स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशंस में किए हुए हैं। सो प्लीज आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियोस को देखेंगे। जो भी सेशंस आप मेरे लेते हैं, अटेंड करते हैं, आप उनको केयरफुली देखेंगे। दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड एग्जाम फॉर द अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के एग्जाम के लिए, JRF के लिए, नेट के लिए, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैच द ऑथर्स लिस्ट वन विथ सेमिनल वर्क्स दे हैव पब्लिश्ड लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। सो उसका सही मैच क्या होगा आपको बताना है। सो हम पढ़ेंगे, लिस्ट वन में देखेंगे क्या दिया हुआ है। एरिक बर्नी, ऑप्शन बी थॉमस ए हैरिस, ऑप्शन सी पीटर सेंगे एंड ऑप्शन डी एल्विन टॉफलर। लिस्ट टू में दिया गया है 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उनके अंदर दिया गया है, फर्स्ट है द फिफ्थ डिसिप्लिन, सेकेंड द गेम्स पीपल प्ले, थर्ड द फ्यूचर शॉप एंड फोर्थ आई एम ओके यू आर ओके। सो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है, ऐसे होता है कि आप मैच नहीं कर पाते, क्योंकि ये थोड़ा जो ऑथर्स होते हैं एंड उनकी थ्योरीज, उनको मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इनको अगर आप क्वेश्चंस को सही से करते हैं तो आपको याद रहेगा एग्जाम में। अगर जिनके लिए ये उनके लिए ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ, जो बिल्कुल फॉर द फर्स्ट टाइम या तो पहली बार वो अपीयर कर रहे हैं ऐसे एग्जाम में UGC नेट के, या तो वो कई बार अपीयर कर चुके हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन पे प्रिपरेशन नहीं है उनकी, या फिर ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया जिनमें उनको आ नहीं रहा है, तो वो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। किसी अगर एक ऑथर का भी वो सही मैच कर पाते हैं टेक्निक से, या फिर उनको कोई एक ऑथर का भी मिल जाता है कि इसका तो मुझे पता है इसने ये दिया होगा, तो एक का अगर मैच करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर एक का सही मैच आपने कर लिया तो बाकी के तीन आप इजिली मैच कर लेते हैं। अगर आपको दो आता है तब तो बहुत ज्यादा आपके लिए वेल एंड गुड है, तब तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे एरिक बर्नी ने क्या दिया था, कौन सा डिसिप्लिन दिया था, उन्होंने क्या थ्योरी दी थी। सो दैट इज, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर वन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखेंगे कैसे एरिक बर्नी ने कौन सी थ्योरी दी थी, दैट इज द गेम्स पीपल प्ले इज गिवन बाय एरिक बर्नी। एंड बी देखेंगे दूसरा किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन 4 से हो रहा है, थॉमस ए हैरिस ने दिया था आई एम ओके यू आर ओके। सो थॉमस ए हैरिस का अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि थॉमस ए हैरिस ने आई एम ओके यू आर ओके का कॉन्सेप्ट दिया था, की थ्योरी दी थी उन्होंने। तो अगर आपको पता होगा एग्जाम में कि थॉमस ए हैरिस ने आई एम ओके यू आर ओके वाले थ्योरी दी थी, तो आप इजिली मैच कर पाएंगे। एक अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो आपने एक से ही सॉल्व कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया गया है पहले ऑप्शन में, और इसके अलावा किसी भी अदर ऑप्शन में बी का 4 नहीं है। सो अगर आपको थॉमस ए हैरिस का पता है कि क्या थ्योरी उन्होंने दिया था, अगर आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में इजिली सॉल्व कर पाएंगे। राइट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में एंड अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आप जो भी क्वेश्चन में लेकर के आई हूँ, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो
आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को, राइट। सो आपको याद रखना है दैट एरिक बर्नी हैज गिवन द गेम्स पीपल प्ले। थॉमस ए हैरिस ने आई एम ओके यू आर ओके वाला थॉट दिया था। पीटर ए सेंगी ने दिया था द फिफ्थ डिसिप्लिन। एंड एल्विन टॉफलर ने दिया था द गेम्स पीपल प्ले। I'm sorry, the future shock. The future shock is given by Alvin Toffler. एरिक बर्नी ने दिया था द गेम्स पीपल प्ले। थॉमस ए हैरिस ने दिया था आई एम ओके यू आर ओके। एंड एल्विन टॉफलर ने दिया था द फ्यूचर शॉक। सो यहाँ पे करेक्ट मैच होगा आपका ऑप्शन नंबर वन। वन का टू, ए का टू, बी का फोर, सी का वन एंड डी का थर्ड, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इजी तरीका ये होता है कि आप जब भी असर्शन पढ़े रीजन को बिकॉज लगा के पढ़ेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्या रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही है कि नहीं सही है, इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो पढ़ेंगे असर्शन ए, ट्रेड यूनियन हैज द पोटेंशियल टू इंक्रीज इन्फ्लेशन बिकॉज, जैसा कि मैंने बोला था कि बिकॉज लगा के हम रीजन को पढ़ेंगे। सो बिकॉज यूनियन परसिस्टेंटली डिमांड अपवर्ड रिवीजन ऑफ वेजेस एंड देयर बाय एनहांस परचेजिंग पावर ऑफ लेबर। सो अगर आपको क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। आपको दोबारा 100% की अंडरस्टैंडिंग, पहली बार में अगर आपको 50% की अंडरस्टैंडिंग हुई है तो दोबारा अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं आप, तो आपको 100% की नहीं तो एटलीस्ट 80% की अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी। अगर 80% की भी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं, राइट। सो अगेन पढ़ेंगे असर्शन ए, ट्रेड यूनियन हैज द पोटेंशियल टू इंक्रीज इन्फ्लेशन बिकॉज यूनियन परसिस्टेंटली डिमांड अपवर्ड रिवीजन ऑफ वेजेस एंड देयर बाय एनहांस परचेजिंग पावर ऑफ लेबर। कोट्स दिए गए हैं, कोट्स में 1 2 3 4 दिया गया है। 1 में देखेंगे बोथ ए एंड आर आर राइट, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। दूसरा है बोथ ए एंड आर रॉन्ग। थर्ड दिया गया है ए इज राइट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। एंड फोर्थ इज ए इज रॉन्ग एंड आर इज राइट। सो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। So here the correct answer for this question is option number third. A is right and R explains A. So इसका सही explanation हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, that is A is right. A जो बोल रहा है the trade union has the potential to increase the inflation because उसका सही explanation है because union persistently demand upward revision of wages and thereby enhance purchasing power of labor. Right? So third option इसका correct option हो जाएगा. Let's move to the next question. Read the following and mark your answer according to the answer code given below. Wage incentive plans have the following objects. क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं इनके, आपको देखना है। यहाँ पे ए दिया गया है इंक्रीजिंग वर्कर्स मोराल, सेकेंड बी लोअरिंग यूनिट कॉस्ट, सी लोअरिंग कैपिटल कॉस्ट एंड डी लोअरिंग डेप्रिसिएशन चार्जेस। कोट्स में दिया गया है 1 2 3 4। 1 में है ए एंड डी आर करेक्ट, 2 में दिया गया है ए एंड सी आर करेक्ट, थर्ड में दिया गया है ए एंड बी आर करेक्ट एंड फोर्थ में दिया गया है सी एंड डी आर करेक्ट। सो आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आई मीन टू से दैट करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ए एंड बी आर करेक्ट। देखेंगे कैसे ए एंड बी करेक्ट कैसे हो गए। रीड द फॉलोइंग एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंग टू द आंसर कोड गिवन बिलो। वेज इंसेंटिव प्लान्स हैव द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। जो वेज इंसेंटिव प्लान है उनके क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके जो सही ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट आर ए देखेंगे इंक्रीजिंग वर्कर्स मोराल, जो उसका सही ऑब्जेक्ट होता है इंसेंटिव प्लान्स का, कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको इंसेंटिव मिलता है तो क्या आपका मोराल हाई नहीं होगा, आपका मोराल इंक्रीज नहीं होगा। तो दैट इज वाई कंपनी का जो कंपनी में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो होता है एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को इंसेंटिव देने का, दैट इज टू इंक्रीज वर्कर्स मोराल। बी देखेंगे दैट लोअरिंग यूनिट कॉस्ट, ताकि जो यूनिट की कॉस्ट है वो लोअर हो जाए, लाइक कि अगर उनका मोराल हाई होगा तो वो काम और अच्छा करेंगे, उससे क्या होगा कि जो उनकी यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, राइट क्योंकि आप ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को हायर करेंगे तो उनको आप उतना सैलरी देंगे। सो बेटर है कि आप इंसेंटिव प्लान्स लेके आ जाइए, इंसेंटिव प्रोवाइड करिए। 10 जहाँ पे 12 बंदों को आपने रखा है बल्कि आप 10 बंदों को रखिए, 10 बंदों को इंसेंटिव दीजिए, 10 बंदे 12 बंदों का काम करेंगे तो आपका जो यूनिट कॉस्ट है, जो नंबर ऑफ पीपल का
के का जो लेबर चार्जेस है आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। 12 की जगह आपने 10 लोगों से काम करवाया और 10 लोगों को सैलरी दी प्लस इंसेंटिव दिया, तो आपका क्या हुआ कि आपकी जो यूनिट कॉस्ट है, जो एक्स्ट्रा जो 2 लोग काम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट बच जाएगी। सो क्या हो गया, इंक्रीजिंग वर्कर्स मोराल एंड लोअरिंग यूनिट कॉस्ट, बोथ आर द राइट। सी देखेंगे, लोअरिंग कैपिटल कॉस्ट, ये गलत है। लोअरिंग डेप्रिसिएशन चार्जेस, ये भी गलत है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, बोथ आर द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ए एंड बी दोनों किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है। सो हियर द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Sydney and Beatrice Webb, which of the following methods is are employed by the trade unions to achieve their objectives? Let me read the question again. According to Sydney and Beatrice Webb, which of the following methods is are employed by the trade unions to achieve their objectives? First, mutual insurance, B, protective labor legislation, and C, collective bargaining. So यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा that ऑप्शन ए में देखेंगे ओनली ए, ऑप्शन बी ए एंड बी, ऑप्शन सी ए बी सी ऑल, एंड ऑप्शन 4 ओनली बी। सो इसमें कौन सा राइट आंसर है आपको फाइंड करना है। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी एंड सी ऑल आर दी ऑब्जेक्टिव्स। अकॉर्डिंग टू सिडनी एंड क्या पूछा क्या था क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू सिडनी एंड Beatrice Webb, which of the following methods is are employed by the trade unions to achieve their objectives? सो उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में क्या क्या चाहिए होती है चीजें, म्यूचुअल इंश्योरेंस की जरूरत होती है, प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन की, एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग की। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी एंड सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, which of the following is true relating to payment of subsistence allowance to an employee suspended pending inquiry for the first 90 days under the provisions of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946? Let me read the question again. Which of the following is true? True पूछा है इसमें से, relating to payment of subsistence allowance to an employee. Subsistence allowance की बात कर रहा है जो कि आप employees को pay करते हैं in the industry. Suspended pending inquiry for the first 90 days under the provisions of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. So option A देखेंगे, 60% of the wage the workman was entitled to immediately preceding the date of suspension. Second, 75% of the wages of the workers 75% of the wages the workman was entitled to immediately preceding the date of suspension. 50% of the wages the workman was entitled to immediately preceding the date of suspension. And last, fourth, 33% of the wage the workman was entitled to immediately preceding the date of suspension. So आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका, दैट की करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको सही आंसर समझ में आ जाएगा। सो हियर लेट मी गिव यू 5 सेकेंड एट लीस्ट। So here the correct answer for this question is option number third. 50% the wage the workman was entitled to immediately preceding the date of suspension. So 50% दिया जाना चाहिए उस पर्सन को जो कि सस्पेंडेड है अपने एम्प्लॉयमेंट से फॉर द पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंट अलाउंस, राइट। सो आपको ट्रू बताना था इसके अंदर कि जो 90 डेज के अंदर लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस टू एन एम्प्लॉय सस्पेंडेड पेंडिंग इंक्वायरी, जब इंक्वायरी पेंडिंग हो उस केस में फर्स्ट 90 डेज के अंदर कितना अमाउंट पे किया जाना चाहिए एज अ सब्सिस्टेंस अलाउंस टू द एम्प्लॉयज। सो उसका जो सही आंसर है दैट इज 50% ऑफ द वेज द वर्कमैन वाज एंटाइटल्ड टू इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ सस्पेंशन, राइट। सो आज का हमने आज जो भी क्वेश्चंस किए अच्छे से किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे एंड
आपको उनकी आपका आप जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स थे वो भी आपको समझ में आया होगा, राइट। सो कहीं भी अगर आपको किसी भी तरह का आपको डाउट नजर आता है, कहीं भी लैक नजर आता है पीपीटी में, मेरे टीचिंग स्टाइल में, एनीथिंग एनीथिंग, इफ यू आर फाइंडिंग इन माय चैनल लाइक एनीथिंग, राइट, कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग। सो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल वर्क ऑन दैट, राइट। अगर आप अच्छा लिखते हैं मेरे बारे में, आपको अच्छी लगती हैं चीजें, तो उसके लिए वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, मेरा मोरल हाई होगा, एंड आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, राइट। मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कहीं भी कुछ कमी नजर आती है तो आप वो भी मुझे बताएंगे, मैं उन पे काम करूंगी, उन पे वर्क करूंगी, क्योंकि नो बडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, इवन आई एम नॉट, एज आई ऑलवेज से। सो इस पे मैं वर्क करूंगी फॉर श्योर। And thank you so much for watching me. Thank you very much.